आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में हम विद्युत रासायनिक सेल के लिए नेल्सन समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेल्सन समीकरण को पढ़ने से पहले हम विद्युत वाहक बल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसका हम नेल्सन समीकरण में उपयोग करेंगे। तो सेल के विद्युत वाहक बल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध को समझने के लिए सबसे पहले हम सेल द्वारा जो विद्युत कार्य संपन्न होता है उसके बारे में समझें। यहाँ आपको दो प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसका उपयोग हम रिमोट में, घड़ी में, दीवार घड़ी में करते हैं, टेबल घड़ी में करते हैं। और ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा है ये भी एक विद्युत रासायनिक सेल है। इस सेल का उपयोग हम हाथ में पहनने वाली घड़ी में करते हैं, ठीक है। इस सेल का उपयोग किस में किया जाता है? इस प्रकार की घड़ी में किया जाता है, जो कि टेबल घड़ी है इसमें करते हैं। और इस सेल का उपयोग किस में करते हैं? इस प्रकार की, यानी हाथ की घड़ी में, इस प्रकार की घड़ी में किया जाता है इस सेल का उपयोग, ठीक है। तो इस सेल के द्वारा ये विद्युत रासायनिक सेल, ये विद्युत रासायनिक सेल, इन दोनों ही विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं? कोई भी कार्य संपन्न करने में करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के द्वारा क्या होता है? विद्युत कार्य संपन्न होता है। तो विद्युत कार्य संपन्न किस प्रकार से होता है उसको समझने के लिए हम ये देखो, ये घड़ी लेते हैं। ये घड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। इस घड़ी में ये सेल इसमें होता है। जब इस सेल को जब इस घड़ी में लगा देते हैं तो इस सेल का पूरा परपथ पूर्ण हो जाता है। और जैसे ही लगाते हैं वैसे ही इसमें विद्युत रासायनिक अपक्रियाएं संपन्न होने लगती हैं। और विद्युत रासायनिक अपक्रिया जब संपन्न होती हैं तो इस सेल से इस घड़ी को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होने पर विद्युत कार्य इस घड़ी में संपन्न होता है। विद्युत कार्य किस रूप में संपन्न हो? ये जो घड़ी की जो सुइयां हैं ये देखो चल रही हैं, यानी इसमें इस सेल की विद्युत ऊर्जा के द्वारा एक विद्युत कार्य संपन्न किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत कार्य संपन्न हो रहा है। तो इस घड़ी में जो विद्युत कार्य संपन्न हो रहा है ये विद्युत कार्य इस सेल के द्वारा संपन्न हो रहा है। तो इस सेल से हमें क्या प्राप्त होती है? एक तो इस जैसे ही ये सेल इस घड़ी में जुड़ता है इससे इस सेल के द्वारा इसमें आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होने के साथ कितने विभव का वोल्ट इसमें प्रवाहित हो रहा है, कितने विभव की इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो हमें प्राप्त होता है। तो इसमें इस सेल के द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश तथा सेल विभव के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? ये विद्युतीय कार्य कहते हैं, ठीक है। यानी विद्युत कार्य जो होता है इसमें प्रवाहित आवेश तथा सेल विभव के गुणनफल के तुल्य होता है, ठीक है। यानी इस घड़ी में जो विद्युत ऊर्जा विद्युत कार्य में परिवर्तित हो रही है तो वो जो विद्युत कार्य संपन्न हो रहा है वह विद्युत कार्य जो संपन्न होता है इस सेल द्वारा प्राप्त आवेश तथा सेल के सेल विभव के गुणनफल के तुल्य होता है। इस बात को समझ लिया सबने। तो इसी बात को ध्यान, सेंटेंस में भी हमने लिख रखा है इस बात को। देखो, स्थिर ताप एवं दाब पर, यानी ताप और दाब कैसे रखने में? स्थिर रखने हैं। विद्युत कार्य का मतलब सेल द्वारा जो विद्युत कार्य संपन्न हो रहा है इस घड़ी में उस विद्युत कार्य से है। सेल द्वारा प्राप्त आवेश, इस सेल के द्वारा इस घड़ी को क्या प्राप्त हो रहा है? आवेश प्राप्त हो रहा है, यानी करंट प्राप्त हो रहा है। तथा सेल के विद्युत वाहक बल, यानी सेल विभव, सेल का एक सेल विभव होता है, सेल विभव इसके द्वारा इसमें प्राप्त हो रहा है के गुणनफल, अर्थात आवेश और सेल विभव का जो गुणनफल होता है वही विद्युत कार्य के बराबर होता है, तुल्य होता है। यही सेंटेंस हमने लिखा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत कार्य W बराबर इससे प्राप्त होने वाला आवेश, यानी इसके द्वारा प्रवाहित होने वाला इसमें आवेश Q इंटू गुणा ई सेल, यानी सेल विभव। अर्थात विद्युतीय कार्य बराबर आवेश गुणा सेल विभव के तुल्य हो जाता है, बराबर हो जाता है।
ठीक है, इस समीकरण को समझ लिया। अब हम ये मान लें कि जब इसमें रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, इस सेल के अंदर विद्युत रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है, तो विद्युत रासायनिक अपक्रिया संपन्न होने पर ऑक्सीकरण अपक्रिया संपन्न होगी और अपचयन अपक्रिया संपन्न होगी। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होने पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और अपचयन अपक्रिया संपन्न होने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं अपक्रिया के दौरान, उतने इलेक्ट्रॉन अपक्रिया के दौरान ग्रहण किए जाते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इस सेल के इलेक्ट्रोड पर ऊपर वाला ये जो सतह है ये एनोड होती है, इसकी ये वाली सतह जो होती है ये इसमें कैथोड होती है। तो हमें मान लें कि जो एनोड हो चाहे कैथोड हो, दोनों क्या है, एक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करते हैं। तो दोनों ही इलेक्ट्रोड द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होने पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं इसके द्वारा, और इसके द्वारा अपचयन होने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पर त्यागे गए या ग्रहण किए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान लेते हैं, हम यहाँ पर n मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, n मान लेते हैं। जब रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है सेल में, तो इलेक्ट्रॉनों पर त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, n है। n का मतलब n मोल है, n मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, n मोल मान सकते हैं, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनको, n मोल है ये संख्या, कितनी है, n मोल। तो ब्रैकेट में लिख दिया n मोल है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन है, तो कुल प्रवाहित आवेश, अब इसमें जो आवेश प्रवाहित होगा वो किसके बराबर होगा, n मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे के बराबर होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वह 1 फैराडे के बराबर होता है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने के बराबर होगा, n फैराडे के बराबर होगा। इस बात को समझ लिया। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। तो n मोल इलेक्ट्रॉन है, तो कुल प्रवाहित आवेश कितने के बराबर हो जाएगा, n फैराडे के बराबर होगा। कितने के बराबर होता है, n फैराडे के बराबर होता है। तो कुल प्रवाहित आवेश n फैराडे होता है, अर्थात आवेश Q जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, n फैराडे के बराबर हो जाता है। Q का मान जो यानी आवेश का जो मान होता है वह किसके बराबर, n फैराडे के बराबर माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, चूंकि हम जानते हैं विद्युत कार्य, इस समीकरण को देख लें, विद्युत कार्य यानी W बराबर है किसके, आवेश गुणा सेल विभव के होता है। विद्युत कार्य जो संपन्न होता है वह है सेल द्वारा प्रवाहित आवेश तथा उसके सेल विभव के गुणनफल के तुल्य होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं इस सेंटेंस में। तो ये W बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर यानी विद्युत कार्य बराबर आवेश, आवेश का मतलब Q, आवेश का मान कितना, NF। तो यहाँ पे लिख सकते हैं NF, आवेश की जगह NF लिख दिया, इंटू सेल विभव अर्थात ई सेल। तो ये बात समझ में आ गया आप सभी को। तो ये यहाँ पर W बराबर हमने लिख दिया कि NF इंटू ई सेल, ये होता है समीकरण। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि Q का मान किसके बराबर, NF के। तो W बराबर समीकरण क्या बन गई, NF इंटू ई सेल। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये समीकरण हो गई। किया गया विद्युत कार्य बराबर NF गुणा ई सेल के बराबर। तो ध्यान रखेंगे प्रवाहित आवेश यानी Q जो होता है n इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, अर्थात n फैराडे के बराबर होता है। इस बात को हमने यहाँ समझ लिया था। अब Q बराबर NF का मान इसमें रख दिया तो हमारे पास ये सूत्र प्राप्त हो गया। इसलिए W बराबर NF इंटू ई सेल, इस सूत्र का ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, अब हम आगे ध्यान देते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो उस सेल में जब ये परपथ पूर्ण हो जाता है, जब सेल का परपथ पूर्ण हो जाता है तो सेल में स्वतः ही रासायनिक अपक्रियाएं संपन्न होने लगती हैं। विद्युत रासायनिक सेल में स्वतः ही क्या होने लगती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। रासायनिक अपक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया स्वतः ही संपन्न होने लगती है। उसमें कोई बाहर से कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही परपथ पूर्ण होता है, परपथ बंद होता है यानी स्विच ऑन होता है, उस समय ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं स्वतः ही संपन्न होने लगती हैं। इसलिए हमने क्या सेंटेंस लिखा, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल में संपन्न प्रक्रिया एक स्वतः प्रक्रम है, क्योंकि स्वतः ही जैसे ही परपथ पूर्ण होता है, परपथ चालू होता है यानी स्विच ऑन होता है, उस स्थिति में क्या होता है, स्वतः ही क्रिया ऑक्सीकरण अपचयन की प्रारंभ हो जाती है। तो उस समय गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है वो डेल्टा जी का मान जो होता है वह जीरो से कैसा होता है, कम होता है। जीरो की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। अर्थात डेल्टा जी का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे।
तो 11th क्लास में हम इस बात को पढ़ चुके थे। स्वतः प्रक्रम में डेल्टा जी का मान जो होता है वो 0 से कम होता है, अर्थात डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। ये 11th क्लास के ऊष्मागतिकी वाले पार्ट में हम इस बात को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो स्वतः प्रक्रम होने पर डेल्टा जी का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अतः सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य, यानी ये जो W कार्य किया गया है जो होता है, तो सेल द्वारा जो विद्युत कार्य संपन्न होता है वह गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि सेल द्वारा क्या प्रदान की जाती है? विद्युत ऊर्जा। जैसे यही सेल है, इस सेल का उपयोग दीवार घड़ी में करते हैं, तो इस सेल के द्वारा क्या प्रदान की जाती है? विद्युत ऊर्जा। और यही विद्युत ऊर्जा घड़ी में जाकर के क्या संपन्न करती है? विद्युत कार्य संपन्न करती है। ठीक है, तो ये विद्युत कार्य जो संपन्न हुआ वह किसके बराबर होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो कार्य है यानी W बराबर हो जाता है किसके? माइनस डेल्टा जी के बराबर हो जाता है। यानी ये जो विद्युत कार्य है वह गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। और गिब्स मुक्त ऊर्जा है कैसी? ऋणात्मक है। कैसी है? ऋणात्मक है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेल द्वारा जो विद्युत कार्य संपन्न होता है वह विद्युत कार्य किसके बराबर होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात W बराबर माइनस डेल्टा जी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस समीकरण में हम इस W के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा जी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस डेल्टा जी, इसके स्थान पर लिखते हैं W के स्थान पर माइनस डेल्टा जी बराबर NF ई सेल। क्या लिख दिया हमने? NF ई सेल लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? या करके यदि हम लिखें तो या डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल। इस बात को समझ गए सभी? NF ई सेल। तो इस बात को ध्यान रखना। तो माइनस डेल्टा जी, इस W की जगह हमने माइनस डेल्टा जी लिख दिया क्योंकि इसका मान माइनस डेल्टा जी के बराबर हो गया, बराबर NF ई सेल, या डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल के बराबर हो जाता है। तो इस समीकरण का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया, इस सूत्र का हम ध्यान रखेंगे, इसका उपयोग हम नेल्सन समीकरण में करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि हम मान लें कि जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें जो विलयन प्रयुक्त किए गए हैं उन विलयन की सांद्रता कितनी है? इकाई है। इकाई होने पर मानक स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो मानक स्थिति होने पर डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट। मानक स्थिति होने पर कौन सी स्थिति हो जाएगी? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल। एक ये समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, एक तो ये समीकरण अपना और एक ये समीकरण, इन दोनों ही समीकरण का उपयोग हम किस में करेंगे? नेल्सन समीकरण में करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी किसके रूप में? तो ये डेल्टा जी बराबर NF ई सेल। ठीक है, इसी की मानक स्थिति में लिखेंगे तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल के रूप में हम समीकरण को लिखेंगे। दोनों ही समीकरण का उपयोग हम नेल्सन समीकरण में करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही ये हम थोड़ी सी बात और समझेंगे कि ई सेल बराबर डेल्टा जी बट्टे माइनस NF। ये हमने कहाँ से लिखा? यहीं से लिखा, डेल्टा जी बराबर क्या? माइनस NF ई सेल। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी और माइनस NF इसके बट्टे में आएगा, बराबर करके, या फिर क्या मतलब हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी बट्टे NF। ठीक है, या माइनस डेल्टा जी बट्टे N इलेक्ट्रॉन, यानी N इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो त्यागे गए ग्रहण के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी वो कितनी थी? N इलेक्ट्रॉन थी। और N इलेक्ट्रॉन की आवेश किसके बराबर होता है? N फैराडे के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ई सेल बराबर किसके हो गए? माइनस डेल्टा जी बट्टे NF या माइनस डेल्टा जी बट्टे NE। अतः ये स्पष्ट होता है कि सेल का जो सेल विभव होता है प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा के, प्रति इलेक्ट्रॉन किसके? गिब्स मुक्त ऊर्जा के समानुपाती होता है। यहां पर देखें तो ये देखो माइनस डेल्टा जी बट्टे NE है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये सेल विभव का जो मान है ई सेल बराबर क्या हो गया? माइनस डेल्टा जी बट्टे NE। सेल विभव क्या है? प्रति इलेक्ट्रॉन, यानी N इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक N बराबर 1 हो तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किसके प्रति? डेल्टा जी के प्रति
ए समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि सेल का सेल विभव प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी, ठीक है, किस समानुपाती होता है, मैं लिखे है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ई सेल बराबर क्या है, माइनस डेल्टा जी बट्टे एन ई। तो ई सेल का जो मान है प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा के समानुपाती होता है। ई सेल बराबर में आ गया, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, बराबर में ऊपर की तरफ है, तो ये इसके समानुपाती प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा के समानुपाती होता है ये सेल विभव का मान, ठीक है। अब हम एक बात और ध्यान देंगे कि इसमें जो डेल्टा जी बट्टे एन जो है, चूंकि डेल्टा जी बट्टे एन एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। कैसा गुणधर्म है, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। ये भी हमने कहाँ से जाना, ये 11वीं क्लास के ऊष्मागतिकी वाले पार्ट से हम ये बात पहले से जानते हैं कि डेल्टा जी का जो मान होता है वह कैसा मान होता है, एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है, ठीक है। ये ऊष्मागतिकी वाले पार्ट में बात की गई, इसके बारे में समझी होगी हमने स्टार्ट में, ठीक है, किसमें, 11वीं क्लास के ऊष्मागतिकी वाले पार्ट में। तो यहाँ पर चूंकि हमने करके लिखा है डेल्टा जी बट्टे एन क्या है, एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। जब ये मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, ये वाला डेल्टा जी बट्टे एन वाला जो मान है मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, तो ई सेल का मान कैसा होगा, फिर ये भी मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है। अतः सेल विभव ई सेल भी मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एक्स्ट्रा नोट करके पॉइंट लिखा गया। हमें नेल्सन समीकरण में इन दोनों समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये इससे संबंधित, क्योंकि इसी से संबंधित ये बात थी, इस बात को हमने यहाँ पर और बता दिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि समझाइए कि सेल विभव जो होता है, किसी विद्युत रासायनिक सेल का जो सेल विभव होता है वो प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा के समानुपाती होता है, कैसे। तो आप इस तरीके से सूत्र को लेकर के इस तरह से समझा सकते हैं, क्वेश्चन बनकर आए तो, ठीक है। और क्वेश्चन कहे कि सेल विभव एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, समझाइए, तो उसे आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी बात समझा देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक संबंध हमने यहाँ पर देख लिया आपके, तो W बराबर विद्युत कार्य बराबर NF इंटू ई सेल, यानी सेल विभव अर्थात विद्युत वाहक बल के बराबर सूत्र हो गया। ये सूत्र हो गए, इन दोनों सूत्रों का उपयोग हम नेल्सन समीकरण में करेंगे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे नेल्सन समीकरण के बारे में। नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेल्सन समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो नेल्सन समीकरण में सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि कोई भी विद्युत रासायनिक सेल है, उस रासायनिक सेल में किसी प्रकार की रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो सकती है। तो हम ये मान लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल में एक इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है। इसमें ए और बी अभिकारक हैं और सी और डी क्या है, उत्पाद हैं। तो रासायनिक अपक्रिया जब संपन्न होती है तो रासायनिक सेल की अपक्रिया क्या है, ए प्लस बी, टी का निशान सी प्लस डी, ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं। अब हम ये मान लें कि इसमें अभिकारक के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी, एन की जगह स्मॉल ए है, कितनी है यहाँ पर, स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, और इसकी संख्या कितनी है, स्मॉल बी है, और इसकी संख्या कितनी है, स्मॉल सी, और इसकी संख्या कितनी है, स्मॉल डी है। तो यहाँ पर ये स्मॉल ए के अणुओं की संख्या, स्मॉल बी के अणुओं की संख्या, स्मॉल सी के अणुओं की संख्या, डी कैपिटल डी के अणुओं की संख्या है, ठीक है। अब हम जरा 11वीं क्लास के साम्यावस्था वाली पार्ट में जाते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर 7 में हमें बात पढ़ चुके हैं वहाँ पर कि साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है कि जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, तो साम्यावस्था स्थिरांक बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं उत्पाद की सांद्रता, यहाँ पर लिखते हैं अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तो साम्यावस्था स्थिरांक बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब हम इस रासायनिक समीकरण के लिए हम लिखें साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल के बराबर, यानी के का मतलब किससे, साम्यावस्था स्थिरांक से इस रासायनिक समीकरण के लिए लिखते हैं। तो इसमें ये उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता यानी सी की सांद्रता को हम बड़े कोष्टक में दर्शाते हैं, और फिर कैपिटल डी की सांद्रता, इसकी घात कितनी है, स्मॉल सी, इसकी घात कितनी है, स्मॉल डी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर
कैपिटल ए की सांद्रता और कैपिटल बी की सांद्रता। इनके जो अणुओं की संख्या उनको घात के रूप में लिखते हैं, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। तो यहाँ तक समझ लिया होगा सभी ने। अब ध्यान देंगे तो ये एक साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। यहाँ तक सभी समझ गए सभी। अब हम आगे ध्यान देंगे 11th क्लास के ही ऊष्मागतिकी वाले पाठ से। ऊष्मागतिकी वाले पाठ में हमने ये पढ़ा था गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में। तो ऊष्मागतिकी वाले पार्ट में क्या था, ऊष्मागतिकी के आधार पर सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है वो निम्न समीकरण के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो वो निम्न समीकरण है क्या, डेल्टा जी बराबर, ठीक है, डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा समीकरण, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, ठीक है, प्लस आर टी एल एन के। ये समीकरण हमने कहाँ से ली, 11th क्लास के ऊष्मागतिकी वाले पार्ट्स में से, जिसमें टॉपिक था गिब्स मुक्त ऊर्जा, उसमें से ये समीकरण हमने वहाँ से ली। ठीक है, ध्यान रखने पड़ेगा हमें, यदि आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो आप इस समीकरण को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। अब पहले तो हम यहाँ पर इस समीकरण को नंबर 1 दे दें। ठीक है, इसे नंबर 1 दे देते हैं हम, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेल्टा जी है इसका मतलब क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा जी नॉट है, इसका मतलब क्या, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। आर का मतलब किससे, गैस स्थिरांक होता है जिसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। कैपिटल टी का मतलब परमताप है और इस के का मतलब साम्यावस्था स्थिरांक है। तो ये बात समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर इस समीकरण में ये जो समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डेल्टा जी का मान पढ़ा था माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट का मान पढ़ा था माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अभी इसी वीडियो में अपने। तो इस डेल्टा जी की जगह हम क्या लिख देंगे, इस डेल्टा जी बराबर सेल के डेल्टा जी एवं ई सेल तथा डेल्टा जी नॉट एवं ई नॉट सेल में निम्न संबंध होता है। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो वो समीकरण हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, तथा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये 2 समीकरण थे, हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब हम डेल्टा जी के मान को यहाँ रखेंगे, डेल्टा जी नॉट के मान को यहाँ रखेंगे। तो रख देते हैं हम मान को यहाँ पर और फिर समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण इस 2 में हमने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के मान रख दिए। डेल्टा जी के स्थान पर ये आ गया और डेल्टा जी नॉट के स्थान पर ये आ गया और प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, अब हम देखें इस समीकरण में यदि हम माइनस एन एफ का भाग दे दें, माइनस एन एफ का भाग इसमें दें, माइनस एन एफ का भाग इसमें दें, माइनस एन एफ का भाग इसमें दें, तो समीकरण क्या बनेगी, एन एफ से एन एफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एन एफ भाग में आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो इस समीकरण में माइनस एन एफ का भाग देने पर यह समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल आसान है यहाँ पर। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं, ये एल एन का मतलब क्या होता है, एल एन का मतलब होता है लॉग बेस ई। एल एन का मतलब किससे, लॉग बेस ई से होता है और लॉग बेस ई बराबर होता है यहाँ पर 2.303 लॉग बेस 10। यानी लॉग बेस ई का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है। यानी इस एल के स्थान पर हम 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इस समीकरण में, तो इस समीकरण में इस एल की जगह हमने क्या लिख दिया, 2.303 लॉग बेस 10 लिख दिया। तो ये समीकरण बन जाती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस एल की जगह 2.303 लॉग बेस 10 लिख दिया। तो ये 2.303 आ गया और ये आर टी, ठीक है, और बटे में एन एफ। ये हमारी समीकरण यहाँ पर बन जाती है। इस समीकरण को हम नंबर देंगे 3। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाती है, 3 नंबर की समीकरण हो जाती है।
तो इसे हमने नंबर दे दिया कितना, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 हो जाती है। तो इस समीकरण नंबर 3 को हमने एक बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। अब हम इस समीकरण में इस r के स्थान पर एक गैस स्थिरांक का मान हम रख दें। r का मान यानी कितना होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये मान होता है किसका, गैसीय स्थिरांक का मान होता है। इस गैसीय स्थिरांक के मान को हम इसमें रखेंगे। कैपिटल टी का मतलब परमताप, यहाँ पर कैपिटल टी बराबर परमताप, परमताप का सामान्य मान जो होता है तो कितना होता है, 298 केल्विन होता है। तो इसमें हम टी की इस जगह 298 केल्विन लिखेंगे। और यहाँ पर एफ, एफ का मतलब फैराडे होता है, फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम प्रति मोल, ठीक है। तो हम रखेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 3 में हमने R का मान, T का मान और फैराडे का मान हमने रख दिए। देखो 2.303, R का मान लिखा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स गुणा T का मान लिखा 298 केल्विन बटे N गुणा फैराडे का मान लिखा 96,500 कूलाम प्रति मोल, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आवेश होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। फिर ये आगे लॉग वेज 10 के। अब ध्यान देंगे यहाँ पे केल्विन इनवर्स इस केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स इस मोल इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का गुणा करेंगे और ये 96,500 का उसमें भाग देंगे, ठीक है। तो इन सब का गुणा और भाग करने पर मान क्या आता है उसे देखें। तो ई सेल बराबर हो जाता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ये मान ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट्टे में क्या बचा है यहाँ पर, n, बट्टे में n है, फिर ये लॉग। तो यहाँ पर इन संख्याओं को सॉल्व करने पर कितना मान आता है, 0.0591 जूल बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बटे में कूलाम बचा, क्योंकि केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, तो जूल बटे कूलाम बचा और बटे में ये n बचा है। तो ये समीकरण हमें प्राप्त होती है। और हम एक बात जानते हैं, जूल बटे कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो हम इनके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं। तो इनके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वोल्ट लिख करके समीकरण को लिख। तो जूल बटे कूलाम की जगह वोल्ट लिखने पर हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण को हमने बॉक्स में बंद कर दिया। इस समीकरण को नंबर देते हैं 4, ये समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण नंबर कौन सी होगी, 4। जूल बटे कूलाम की जगह हमने क्या लिख दिया, वोल्ट लिख दिया, ठीक है। ये मुख्य समीकरण हमें प्राप्त होती है, समीकरण का हम ध्यान रखेंगे। अब हम एक बात पर ध्यान देंगे, शुरू में जब हमने समीकरण हमने रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल की एक समीकरण हमने मानी थी, वो क्या समीकरण, ये समीकरण थी। इस समीकरण के लिए साम्यावस्था स्थिरांक के का मान कितना था, ये था। तो इस यहाँ पर हम समीकरण में ये जो समीकरण अपनी लिखी है, ये जो के लिखा है, इस के स्थान पर हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे के बराबर सी डी, यानी उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता लिख देंगे, ठीक है। ये हम समीकरण 1 से लिखेंगे। ये समीकरण कौन सी, 4। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से हम लिखते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर इस 4 में हमने के का मान रखा समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये मान रख दिया। ये समीकरण हो जाती है समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 5 हो जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह इस समीकरण में ये स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रोडों द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अब हम इस समीकरण नंबर 5 में ध्यान दें कि इसमें उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता, यदि हम इकाई मान लेते हैं, इकाई मान लेने पर यहाँ पर लॉग वेज 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान 1, इसकी सांद्रता 1, इसकी भी सांद्रता 1, इसकी भी सांद्रता 1, तो इस पूरे का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी लॉग वेज 10 का मान, लॉग वेज 10 1 का मान कितना आएगा, 0 आएगा।
शून्य आने पर ये पूरा मान क्या हो जाएगा, गुणांक शून्य हो जाएगा। अर्थात हमें लास्ट में क्या प्राप्त होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्रिया कारक यानी अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता यदि हम इकाई मान लेते हैं तो सेल का जो सेल विभव प्राप्त होता है वही मानक सेल विभव के बराबर होता है। मानक सेल विभव यानी विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इस बात को मैं नोट की देता हूँ अब मैं। तो ये इकाई सांद्रता की बात को समीकरण में लिख दिया। ध्यान देंगे समीकरण नंबर 5 थी जिसमें हमने इसकी सांद्रता, इन सभी की सांद्रता कितनी मानी, हमने इकाई यानी 1 मानी, तो 1/1 यानी 1 होगा। तो लॉग बेस 10 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0, और लॉग बेस 10 1 का मान 0 होता है। इसकी जगह हम 0 लिख देंगे तो ये मान भी पूरा कितना 0 हो जाएगा। ये माइनस के बाद का जो नंबर है पूरा 0 हो जाता है। तो ई सेल बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ई नॉट सेल प्राप्त हो जाएगा। अतः स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता इकाई होने पर, कितनी होने पर, इकाई होने पर, तब सेल की सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। यानी यहाँ पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता इकाई होती है तब सेल के सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। ये किसका चिन्ह है, ये किसका साइन है, मानक सेल विभव का। ये क्या है, सेल विभव का। तो सेल का ये जो सेल विभव होता है वो मानक सेल विभव के बराबर होता है, अर्थात उस सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। लिखा भी हमने। अतः स्पष्ट है कि सेल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता इकाई होती है तब सेल के सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। तो यहाँ तक जो बात थी, ये समीकरण नंबर 5 तक की जो बात थी, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 तक की जो बात थी, ये किससे संबंधित थी, नैनसेट समीकरण से संबंधित थी। ये जो समीकरण नंबर 5 है, इसी समीकरण नंबर 5 को हम क्या कहते हैं, नैनसेट समीकरण कहते हैं। समीकरण नंबर 4 को भी हम क्या कहते हैं, नैनसेट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को हम क्या कहते हैं, नैनसेट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो समीकरण नंबर 4 और जो 5 है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नैनसेट समीकरण कहते हैं। हमें न्यूमेरिकल के लिए इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। समीकरण नंबर 4 का विशेष ध्यान रखना, के स्थान पर यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण हो सकती है। जैसी रासायनिक समीकरण होगी उसी प्रकार के यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगी। इससे संबंधित न्यूमेरिकल बन करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ तक डेरिवेशन को तैयार कर लेंगे। अब हम नैनसेट समीकरण को पढ़ने के बाद अब हम नैनसेट समीकरण का एक अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अनुप्रयोग के रूप में हम डेनियल सेल के लिए नैनसेट समीकरण ज्ञात करेंगे। तो डेनियल सेल के लिए नैनसेट समीकरण लिखनी है हमें। उस डेनियल सेल का आरेख दिया गया है, ये डेनियल सेल का सेल आरेख दिया गया है। ठीक है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। अब इस डेनियल सेल के सेल आरेख से हम इस सेल आरेख से सेल अपक्रिया हम लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है डेनियल सेल के सेल आरेख में जिंक इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जिसमें से Zn जो हैं Zn डाई पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहे हैं, और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर डाई पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है अपचयन। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है ये एनोड और ये कैथोड। तो ये है क्या, डेनियल सेल का सेल आरेख है। इस सेल आरेख के द्वारा हम नैनसेट समीकरण को प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करते हैं मैं लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। तो डेनियल सेल की सेल अपक्रिया में जिंक इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। किस में परिवर्तन हो रहा है, Zn डाई पॉजिटिव में। तो ये Zn डाई पॉजिटिव में परिवर्तित होता है एक्वस अवस्था में, यानी जलीय विलयन अवस्था में, विलयन में जाते हैं। और ये Cu डाई पॉजिटिव आयन का क्या हो रहा है, ये Cu डाई पॉजिटिव आयन किस में परिवर्तित हो रहे हैं, Cu में। तो ये प्लस करके Cu में परिवर्तित हो जाते हैं। Cu डाई पॉजिटिव आयन Cu में, जो कि विलयन अवस्था में थे ये, और अब परिवर्तित हो जाते हैं ठोस अवस्था में। तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण और कॉपर का हो रहा है यहाँ पर अपचयन। तो ये डेनियल सेल की सेल अपक्रिया हो जाती है। इस सेल अपक्रिया के लिए हम क्या लिखेंगे, नैनसेट समीकरण लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं नैनसेट समीकरण
ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन वी यानी वोल्ट लॉग वी एस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यानी समीकरण नंबर 5 से। ठीक है, समीकरण नंबर 5 में यहाँ पर क्या था, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। नैसा समीकरण में समीकरण नंबर 5 थी ना, उसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर उत्पाद कौन है, जेड एन डाई पॉजिटिव और सी यू। तो यहाँ पर हम जेड एन डाई पॉजिटिव की सांद्रता और ये सी यू की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता हो गई, और बट्टे में ये अभिकारक की सांद्रता। तो जेड एन की सांद्रता और सी यू डाई पॉजिटिव आयन की सांद्रता। तो ये हमने लिख दिया उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता लिख दिया हमने यहाँ पर। और ध्यान देंगे यहाँ पर एन का मतलब क्या, त्यागे ग्रहण के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर जेड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, 2। सी यू के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, 2। तो यहाँ पर एन की जगह क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। तो इस जगह एन की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि त्यागे ग्रहण के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी यहाँ पर 2 होती है। ठीक है, तो एन की जगह 2 लिख दिया, क्योंकि इस समीकरण में त्यागे गए या ग्रहण की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, एन बराबर 2 है। ठीक है, तो ये समीकरण बन जाती है किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। अब हम इस समीकरण में ध्यान दें तो इस समीकरण में जिंक और ये कॉपर किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। तो ये कंडीशन बनती है कि चूंकि ठोस अवस्था में जिंक तथा कॉपर की सांद्रता इकाई होती है, ठीक है, इनकी सांद्रता ठोस अवस्था में कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो इनके स्थान पर 1 लिख दिया, इसके स्थान पर 1 लिख दिया। तो यहाँ पे कौन रह जाएगा, जेड एन डाई पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन रह जाएगा, सी यू डाई पॉजिटिव। तो तब नैसा समीकरण क्या बनेगी, ई सेल बराबर, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 वोल्ट लॉग वेस 10 आएगा यहाँ पर, लॉग वेस 10 जेड एन डाई पॉजिटिव बट इस सी यू डाई पॉजिटिव, क्योंकि इसकी सांद्रता 1 हो गई, इसकी सांद्रता 1 हो गई। ठीक है, या फिर इस समीकरण को हम ले सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल, माइनस की जगह यहाँ पर क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। और प्लस जब किया तो क्या होता है, ये जो सी यू डाई पॉजिटिव ऊपर चला जाता है और जेड एन डाई पॉजिटिव नीचे आ जाता है। तो सी यू डाई पॉजिटिव ऊपर जाता है और जेड एन डाई पॉजिटिव नीचे आता है, तो लॉग का जो मान है वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये ऋणात्मक होने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संख्या लॉग में ऊपर नीचे होने पर ये मान विपरीत चिन्ह वाला हो जाता है। विपरीत चिन्ह होने के कारण माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है या ये जो समीकरण है ये क्या है, डैनियल सेल के लिए नैन्सन समीकरण हो जाती है। ठीक है, मानक नैन्सन समीकरण क्या बनती है, ये बनती है, लेकिन इसमें इनकी सांद्रता इकाई होती है, जिसके कारण मानक समीकरण जो डैनियल सेल के लिए बनती है नैन्सन समीकरण की, वो ये बनती है। इसे हम माइनस लगा कर लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। यदि माइनस की जगह प्लस लिखें तो इस सी यू डाई पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, जेड एन डाई पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर हम एक बात पर ध्यान देंगे कि यहाँ सी यू डाई पॉजिटिव आयन की सांद्रता जब बढ़ेगी तो ई सेल का मान बढ़ेगा, जेड एन डाई पॉजिटिव आयन की सांद्रता जब बढ़ेगी तो ई सेल का मान घटेगा। यह हमें इस समीकरण से प्रदर्शित हो रहा है कि सी यू डाई पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ने पर इस ई सेल का मान बढ़ता है, और जेड एन डाई पॉजिटिव आयन की सांद्रता का मान बढ़ने पर ई सेल का मान घटता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये क्या लिख लिया, डैनियल सेल के लिए नैन्सन समीकरण यहाँ पर व्युत्पन्न कर लिया। इसी प्रकार से अन्य कोई भी उदाहरण हो सकता है, और वो कोई सा भी सेल हो सकता है। जैसा सेल होगा उस सेल के अनुसार हम नैन्सन समीकरण इसी प्रकार के लिखेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ये समीकरण नंबर 5 थी नैन्सन समीकरण की, उसके अनुसार समीकरण को लिखा जाएगा। बस अंतर केवल कितना है, यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। यहाँ उत्पाद ये थे, अभिकारक ये थे, तो ये लिख दिए। और कोई सेल अपक्रिया हो तो वहाँ पर जो उत्पाद होंगे, जो अभिकारक होंगे, वो लिखे जाएंगे और नैन्सन समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने आज नैन्सन समीकरण को बनाना सीख लिया। तो हम देखते हैं कि आपके लिए हम यहाँ पर ऐसी वीडियो बनाते हैं कि आप उनको समझ सकते हैं और उनको देख करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो मेरे लिखने का तरीका किस प्रकार का, एक नोट्स बनाने का तरीका है। अब आप नोट्स बना भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, और उनको तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो तैयार करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।